गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन धनगर। AJIS एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस UPPSC और MPPSC दोनों ही जगह पूछे जाते हैं। ठीक है, और लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए इस टॉपिक को आज हमने लिया है। ठीक है, टॉपिक है हमारा मेटल एक्सट्रैक्शन से धातु निष्कर्षण से। ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण, अलग अलग धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें इसी चैप्टर से रिलेटेड है। उसी में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, मतलब लोहे का निष्कर्षण, या जो आपका धातु है लोहा, उसको अर्थ से कैसे निकाला जाता है और उसका प्रोसेस करके उससे फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, साथ ही उस मेटल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है आगे, वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप सभी लोग सीरियस होकर के और इसको पूरी ईमानदारी से समझिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। आयरन जो है हमारा एक बहुत ही यूज़फुल मेटल है, जो कि डेली लाइफ में हम उसको काफ़ी चीज़ें उससे रिलेटेड यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारा चेयर हो सकता है, बेंच हो सकता है, फ़ैन हो सकता है, ठीक है, विंडोज़ हो सकती है, और भी दूसरी कई सारी चीज़ें हैं जो आयरन या तो फिर उसी से रिलेटेड दूसरी मेटल, जैसे कि मान लीजिए स्टील हो गया, वो भी आयरन से बनता है। ठीक है, या फिर आपका कोई दूसरा अलॉय हो गया, मिश्र धातु हो गई, जिसमें भी लोहे का उपयोग हो रहा है, धातु का उपयोग हो रहा है, तो वहाँ से बनता है। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं कि आयरन जो है हमारा, आयरन इसे फेरम भी कहा जाता है। आयरन का हिंदी में हम इसको बोलते हैं लोहा है ये, या लौह धातु भी इसे बोला जाता है। ठीक है, पुराने समय में इसे लौह धातु बोला जाता था, और इसका जो मॉडर्न नेम है वो आयरन है। और जो केमिकली हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है, जनरली केमिकल रिएक्शंस में, रासायनिक अभिक्रियाओं में, या दूसरी लेबोरेटरीज में जो नाम यूज़ किया जाता है वो होता है फेरम। ठीक है, उसी से हम फेरिक या फेरस को फिर जो है डिफाइन किया जाता है, वो भी हम आगे देखेंगे क्या होता है। तो फेरम इसका जो है, फेरम यहाँ पर इसका कौन सा नेम है, लेबोरेटरी का नाम है। आयरन इसका कॉमन नेम है, और इसका जो एंशियंट नेम है, जो पुराने समय में बोला जाता था, लौह धातु इसे बोला जाता था। ठीक है, इसका जो सिंबल है वो है Fe। सिंबल इन द सेंस कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी, जिसमें दुनिया भर के जितने भी तत्व हैं, 118 ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर, मतलब कि उनके जो है एटॉमिक नंबर के आधार पर उनको अरेंज किया गया है, उसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है। तो उसी में आयरन भी अरेंज है, और आयरन जो है हर पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट को एक सिंबल दिया गया है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि भाई आयरन, अगर हम हर केमिकल रिएक्शन अगर कोई लिखना है आपको, तो हम बार बार इस तरह से तो नहीं लिखेंगे कि आयरन प्लस वाटर, ठीक है, ऐसे नहीं लिखा जाता है रिएक्शंस में। रासायनिक अभिक्रियाओं में हम क्या यूज़ करते हैं, इनके सिंबल्स यूज़ करके, इनके प्रतीकों का यूज़ किया जाता है, ताकि अभिक्रिया को लिखने में भी आसानी होती है, और दूसरा फिर इनसे रिलेटेड जो कैलकुलेशन होता है, ठीक है, जो गणनाएं होती है, उनमें भी इनका उपयोग अच्छे से होता है। एक तरह से आप इसे मान सकते हैं कि आयरन का निक नेम है। ठीक है, इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, Fe से। अब यहाँ पर आयरन जो है Fe से रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक नंबर इसका 26 है, मतलब कि जो पीरियोडिक टेबल है हमारा, ठीक है, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर आयरन की जो जगह है वो कौन से नंबर की है, 26, 26वें नंबर पर लोहा जो है रखा गया है। ठीक, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 26 है। अब व्हाट इज एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक में पहले बता चुका हूं कि क्या होता है, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं कि परमाणु क्रमांक जो है किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, मतलब एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें जितने प्रोटॉन अवेलेबल है या प्रेजेंट है, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। मतलब आयरन में कितने प्रोटॉन है, 26 प्रोटॉन है। फिर एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, ये तो हो गया परमाणु क्रमांक। फिर आयरन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 55.85, 55.85 मतलब 55.85। अब मास मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। भाई हमें पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अकेले प्रोटॉन की संख्या, अकेले प्रोटॉन का जो नंबर है उसे बोला जाता है एटॉमिक नंबर, मास।
फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को मिला करके कंबाइनली क्या बोला जाता है, एटॉमिक मास। फाइन, चलिए तो ये तो हो गई। तो मतलब कि आयरन के नाभिक में जो है वो 26 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 26 है। आगे देखो तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है ऑक्सीकरण अवस्था। दैट मीन्स कि यहां पर जो आपका आयरन है, इसे मैं सरल शब्दों में अगर बोलूं, ठीक है, तो इसे हम इसकी संयोजकता भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे संयोजकता उसके लिए करेक्ट वर्ड नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसे हम उसकी क्या बोला जा सकता है, उसकी वैलेंसी या उसकी संयोजकता भी बोल सकते हैं, ठीक है। इधर देखो जरा कि आयरन के पास है टोटल 26 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सॉरी 26 प्रोटॉन, ये लिख दिया हमने, 26 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन भी 26 है। तो अभी अगर हम इसके इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करें ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, भाई हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक व्यवस्थित क्रम में अरेंज होते हैं, मतलब एक अरेंजमेंट के थ्रू उनको जो है फिलिंग किया जाता है, उनकी फिलिंग की जाती है, उसके भी कई सारे रूल्स है। तो आयरन में जो लास्ट ऑर्बिट है, जैसे मान लो इस पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह से इसके जो लास्ट ऑर्बिट है, ठीक है, लास्ट वाला, उस लास्ट ऑर्बिट के ऑर्बिटल में देखो, ऑर्बिट का मतलब होता है ये जो स्फेरिकल जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये ऑर्बिट होता है, इसे हिंदी में कक्ष या कक्षा बोला जाता है, ठीक। फिर इसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, उन ऑर्बिटल्स को जो है हिंदी में बोला जाता है कक्षक या उपकोष। फाइन, तो ये कक्ष है और कक्ष के अंदर कक्षक है, मतलब एक बड़ा रूम है, उस रूम के अंदर फिर छोटे छोटे पार्टीशन है। फाइन, तो उन पार्टीशन में, ठीक है, उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है भरे जाते हैं। तो आयरन के लास्ट ऑर्बिटल में, मतलब आखिरी कक्ष के आखिरी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, उसके पास 2 और 3, मतलब कि उसके पास टोटली 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो वहां पर वो क्या करता है कि सीधे सीधे ऑक्सीडेशन नंबर को अगर हम इस तरह से समझे तो हम ये बोल सकते हैं कि आयरन +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। दैट मीन्स कि वो 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकता है या फिर 3 इलेक्ट्रॉनों का भी त्याग कर सकता है। उसके बाद टोटल जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है जो कि वो किसी को दे सकता है, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा है, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद तो एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा को वो किसी को डोनेट कर सकता है, किसी को दे सकता है। तो वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो पूरे के पूरे 3 भी दे सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। इसीलिए चूंकि वो डोनेट कर रहा है, इसीलिए यहां पर हम उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के सामने क्या लगा रहे हैं, प्लस, क्योंकि जो देता है उसके आगे प्लस लगाया जाता है। तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को किसी दूसरे तत्व को दान कर सकता है। +3 का मतलब आयरन अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को किसी अगले तत्व को डोनेट या आपका जो है दान कर सकता है। फाइन, ये उसका मतलब है। अब देखो अगर 2 का त्याग करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे फेरस। फाइन, और अगर 3 का त्याग करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, फेरिक। ये यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा कि फेरस, अगर मैंने कहा कि फेरस का मतलब कि आयरन ने कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, 2। अगर बोला फेरिक तो उसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉनों को उसने डोनेट कर चुका है। फाइन, चलिए फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, जो कि हम अभी बता ही रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि उसके कक्ष में, उसके ऑर्बिटल्स में और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किस तरह अरेंज है। जैसे क्लास के अंदर हम स्टूडेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई इनको आगे बैठना, इनको पीछे बैठना, इनको बीच में बैठना, जैसा भी हम अरेंजमेंट चाहें वो कर सकते हैं। तो वैसे ही किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, ठीक है, एक व्यवस्था होती है, उसी व्यवस्था के हिसाब से वो जमाए जाते हैं। जैसे जिस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे कम, जो सबसे आगे मतलब न्यूक्लियस के पास में रखा जाता है, जैसे ये नाभिक है, यहाँ से अरेंजमेंट शुरू होता है, तो जिस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे कम होती है उसे हम कहाँ पर रखते हैं, सबसे पास वाले ऑर्बिट में रखा जाता है या कक्ष में। फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती जाती है तो उन्हें नाभिक से दूर वाले कक्षकों में जमाया जाने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से उसका जो है विन्यास या उसका अरेंजमेंट किया जाता है। तो फाइनली यहाँ पर जो आपका विन्यास लिखा है ये अंतिम कक्ष का विन्यास लिखा हुआ है, ठीक है। अंतिम कक्ष का मतलब कि जो सबसे लास्ट में है, तो लास्ट में कौन है बेटा, यहां पर लास्ट में 3d6 और 4s2। अब देखो मैंने आपसे कहा था कि कक्ष और कक्षा की 2 चीजें होती हैं,
कक्ष का मतलब ये पूरा गोलाकार जो मार्ग है उसे कक्ष कहा जाता है, और इस गोलाकार मार्ग के अंदर कक्षक होते हैं, मतलब ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, जैसे एक हाउस है, वो पूरा हाउस हमारा क्या है, घर हमारा कक्ष है, और उस घर के अंदर छोटे छोटे जो कमरे हैं वो क्या है, हमारे ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिटल 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। फाइन, एस, पी, डी और एफ, ये 4 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं। ज़्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उसी में से आप देख रहे हो डी है हमारे पास और एस है, तो मतलब कि ये जो एस, पी, डी, एफ होते हैं ये हर कक्ष के पास होते हैं। मतलब पहले वाले में भी एस, पी, डी, एफ है, दूसरे वाले में भी एस, पी, डी, एफ है, तीसरे में भी एस, पी, डी, एफ है। जितने भी कक्ष होंगे उन सभी में कक्षक होंगे, उन सभी में ऑर्बिटल होंगे। तो यहाँ पर 3d6 का मतलब क्या हुआ कि 3 का मतलब है तीसरा कक्ष। तीसरा कक्ष मतलब नाभिक से 1, 2, 3, ये तीसरे नंबर का जो गोलाकार आपका जो मार्ग है, जो स्पेरिकल पाथ है, उसके डी में, ठीक है, उसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और उस फिर चौथे नंबर पर आओ। चौथे नंबर मतलब ये एक और ऑर्बिट आगे बढ़ गया, तो चौथे नंबर में एस के पास 2 है, मतलब 4s2। ठीक है, तो 3 का मतलब नाभिक से तीसरे नंबर वाले कक्ष में, कक्ष के डी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है, और 4s2 का मतलब नाभिक से चौथे नंबर के कक्ष के कक्षक में जो एस है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। फाइन, तो हमें केवल इसको इसलिए याद रखना होता है क्योंकि लास्ट ऑर्बिट का ही कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है। ठीक है, पूरा कॉन्फ़िगरेशन कभी भी पूछा नहीं जाता है। तो लास्ट ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन आप याद रखें कि 3d6 4s2 होता है। ठीक, फिर इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि आयरन जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। आयरन जो है वो क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या होता है, ये देखो ये डी दिख रहा है आपको, डी ब्लॉक या डी ऑर्बिटल एक ही बात होता है। तो मतलब आयरन का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डी ब्लॉक में जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि आयरन किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो आयरन किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है, आयरन जो है आपका डी ब्लॉक के अंदर जाता है, क्योंकि उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाता है, डी में जाता है। ठीक है, बाकी के कहीं भी जाए पर अंतिम कहाँ जाएगा, डी में जाएगा। फाइन, चलो, तो आयरन का सिंबल क्या है, Fe, एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक मास 55.8, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीकरण संख्या +2 और +3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 4s2, और ये एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अच्छा, चलिए ये तो बात कर ली हमने आयरन की। अच्छा, इससे एक और इंटरेस्टिंग बात हम करते हैं कि भाई धरती पर हमें सबको पता है कि जो धातुएं हैं हमारी वो हम जमीन से, खदानों से खोद करके निकाली जाती है। ठीक है, अब हमारे काम की बात करते हैं हम कि ज़मीन से खोदकर जो है, खदानों से जो है धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। जैसे लोहा है वो भी ज़मीन से मिलता है, तांबा है वो भी ज़मीन से मिलेगा। ठीक है, आपका एल्यूमिनियम है वहाँ, वो भी कहाँ से मिलेगा, ज़मीन से मिलेगा। तो आखिर अर्थ के अंदर ये सारी धातुएं कहाँ से आई। ठीक है, प्रश्न ये उठता है कि अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर धातुएं कैसे बनी। ठीक है, कैसे आई। तो देखो उसके लिए कई अलग अलग थ्योरी है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने रिसर्च के हिसाब से जो है, अपने अपने रिसर्च के हिसाब से जो है वो अलग अलग थ्योरीज दी। तो फाइनल जो एक्सेप्टेबल थ्योरी है, जो कि वैज्ञानिकों द्वारा मान्य है, वो थ्योरी ये है कि जो धातुएं हैं वो एक्चुअल में बाहर से आई हैं। बाहर से मतलब कि जैसे हमें पता है कि अर्थ के ऊपर कंटिन्यूसली एस्टेरॉइड्स गिरते रहते हैं, उल्का पिंडों की बारिश होती रहती है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है मान लीजिए, तो इस अर्थ पर लगातार आज भी उल्का पिंडों की बारिश होती रहती है। क्योंकि अर्थ पर 70% हिस्से में पानी है। ठीक है, इसलिए हमें ज़्यादातर जो हमारे एस्टेरॉइड होते हैं वो सब कहाँ जाकर गिर जाते हैं, सी में गिर जाते हैं, समुद्र में गिर जाते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, बट आज भी धरती पर जो है उल्का पिंडों की लगातार बारिश होते रहती है। तो वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इन्हीं उल्का पिंडों से, क्योंकि उल्का पिंड किसका हिस्सा है, उल्का पिंड जो है हमारे ये तारों से, जब कोई तारा मरता है तो उल्का पिंडों की जो बारिश हो रही है, तो वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जो कोई भी तारा होता है उस तारे के अंदर जब विस्फोट होता है, जब वो मरता है, तो उसी के जो मलबा होता है वो उल्का पिंडों के रूप में धरती पर गिरता रहता है। और इसी तरह करोड़ों सालों में जो है धातुएं उल्का पिंडों के माध्यम से तारों से धरती पर आकर के जमा हो गई, और फिर वही धातुओं को हम खोद करके निकाल लेते हैं। ठीक,
फिर प्रश्न ये आता है कि तारों में धातुएं कहाँ से आती है, तो तारों में उच्च ताप एवं दाब की स्थितियों में धातुओं का निर्माण होता है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिला के किसी तारे के अंदर हीलियम का निर्माण होता है, जो कि हमारे सूर्य में भी अभिक्रिया होती है। सूर्य के अंदर जो है ऊर्जा का निर्माण लगातार होता है। जो भी ऊर्जा हमें मिलती है वो सूरज से मिलती है। अब सूरज में ऊर्जा कैसे बनती है उसको समझिए, तो आपको सारी धातुओं के निर्माण के बारे में जानकारी मिल जाएगी। सूरज में ऊर्जा बनती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा। ठीक है, संलयन अभिक्रिया मतलब दो छोटे छोटे नाभिक जब आपस में मिलते हैं तो कोई तीसरा नाभिक बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के दो नाभिक आपस में मिले तो क्या बनाया, हीलियम बनाया। इसी तरह अगर हीलियम से एक और हाइड्रोजन अटैच हो जाता है तो क्या बन सकता है, लिथियम बन सकता है। इसी तरह छोटे छोटे धातुओं को मिला करके जो है हैवी मेटल्स का निर्माण तारों में हुआ है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। क्यों, क्योंकि वहां पर उच्च ताप एवं दाब की स्थिति होती है। क्योंकि ये जो फ्यूजन की रिएक्शन है, ये जो संलयन अभिक्रिया है, ये केवल उच्च ताप एवं दाब में ही संपन्न हो सकती है। तो धरती पर तो ये अभिक्रिया होना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि जो तारा होता है, जो भी आपके सन है या उसके जैसे दूसरे तारे हैं, स्टार्स है, उनमें ये धातुओं का निर्माण हुआ और करोड़ों वर्षों में उल्का पिंडों के माध्यम से धरती पर और उसके जैसे दूसरे ग्रहों पर लगातार उनके गिरने से धातुओं जमा हो गई और वही धातु आज हम एक्सट्रैक्ट करके मतलब खोद करके निकाल लेते हैं। फाइन, चलिए, तो यहाँ पर ये इस तरह से धातुओं का निर्माण बताया गया है। अब आगे चले कि धरती के अंदर जो लोहा होता है, ठीक है, उस लोहे को हम किस रूप में प्राप्त करते हैं। क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि जैसे ही हमने खुदाई शुरू की और हमें पूरा लोहे का बार मिल गया या फिर बना बनाया कोई प्रोडक्ट मिल गया, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, वहाँ से क्या मिलता है, हमें कच्चा लोहा मिलता है। कच्चा लोहा मतलब कि उसमें मिट्टी भी होती है, उसमें दूसरी कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो वो यूज़ करने लायक नहीं होता। हमें उसे प्रोसेस करके, उसे पूरा निष्कर्षण करके और उपयोग में लाने लायक बनाना पड़ता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, तो सबसे पहले कि धातु मिल किस रूप में रही है, धरती के अंदर वो किस रूप में मिल रही है, तो उन्हें बोला जाता है ओर्स ऑफ आयरन, मतलब अयस्क, लोह धातु के अयस्क। ठीक है, तो लोहे के जो अयस्क है, इसी रूप में लोहा हमें धरती से मिलता है अयस्क के रूप में। अब अयस्क क्या होता है, अयस्क का मतलब ये होता है कि अयस्क में धातु होती है प्लस इम्प्यूरिटी होती है, मतलब अशुद्धि होती है। अशुद्धि में क्या क्या आ सकता है, अशुद्धि में मिट्टी भी आ सकती है, कोई दूसरी धातु भी आ सकती है, ठीक है, या रेत हो सकती है, जो भी आपकी अर्थ में अवेलेबल है, कई तरह के सॉल्ट हो सकते हैं, वो सब। तो अयस्क उसे कहा जाता है जिसमें धातु प्लस अशुद्धियाँ, मेटल प्लस इम्प्योरिटीज। बट यहाँ पर इम्प्योरिटीज जो है उनकी मात्रा कम होती है और धातु की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास 1 किलो अयस्क है, 1 kg आपको अयस्क या ओर मिला है, उस ओर में यहाँ पर ओर में जो है आपका 70% तक, मतलब 700 ग्राम तक धातु होगी, बाकी का 250-300 ग्राम जो है वो क्या होगा, मिट्टी और दूसरी अशुद्धियाँ होगी। तो अयस्क उसे ही कहा जाता है। अदरवाइज कि मेटल तो आपको स्मॉल अमाउंट में हर जगह मिल सकती है, ठीक है, बट अयस्क हम किसे कहेंगे, अयस्क उसे कहेंगे जिसमें धातु की मात्रा ज़्यादा है और अशुद्धि की मात्रा कम है, तभी तो उससे हम फायदा ले सकते हैं। भाई उसको मिट्टी को अलग करके और धातु निकाल लेंगे। अगर मिट्टी ज़्यादा होगी तो हमें खर्चा भी ज़्यादा करना पड़ जाएगा वहाँ पर, और हमें प्रॉपर जो है मेटल का अमाउंट भी नहीं मिल पाएगा। फाइन, तो अयस्क ही वो रूप है जिस रूप में धातु जो है धरती से अंदर से निकाली जाती है या खदानों के माध्यम से खोदी जाती है। ठीक, अब वो अयस्क कौन कौन से हैं, हर धातु के अलग अलग अयस्क होते हैं, अलग अलग ओर्स होते हैं। तो आयरन के क्या क्या ओर्स है वो अब हम देख लेते हैं। तो देखिए, आयरन का पहला ओर है मैग्नेटाइट, बोला जाता है इसे। ठीक है, अब इनके नाम और इनके फॉर्मूले जो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो पहला आपका जो है वो है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट अयस्क के रूप में लोहा आपको मिल सकता है। मैग्नेटाइट का मतलब क्या होता है, मैग्नेटाइट का मतलब है Fe3O4, मतलब ऑक्सीजन के साथ जो आपका लोहा है, जो आपका आयरन है, ये कंबाइन होकर के ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, कौन से फॉर्म में बना लेता है, देखो ऑक्साइड तो कई तरह के दिख रहे हैं आपको, देखो जरा, ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करके जो यौगिक बनता है उसे ऑक्साइड कहते हैं।
तो ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ने यौगिक बनाया हुआ है, बट यहाँ पर जो है आप देखोगे कि आयरन का ये जो यौगिक है ये ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल से अटैच है और इधर आयरन के कितने मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल्स है। तो इसे मैग्नेटाइट बोला जाता है। इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने Fe3O4, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है, ये काले कलर का होता है और इसमें लोहे की मात्रा मतलब आयरन की जो अमाउंट है वो कितनी होती है, 70% होती है। मतलब कि ये सबसे ज़्यादा रिच ओर होता है। लोहे को अगर आपको निकालना है तो आप चाहोगे कि आपको धरती से कौन सा ओर मिले, मैग्नेटाइट मिले, क्योंकि अगर मैग्नेटाइट मिलता है तो उसमें 70% जो है वो आयरन होता है, जिससे आप आसानी से धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला और है मैग्नेटाइट। इनका नाम याद रखना जरूरी है, दूसरा इनका फॉर्मूला, ठीक है, कलर्स और परसेंटेज, ये सारी चीजें आपको इसमें याद रखनी है बस। अब आगे देखो दूसरा होता है हेमेटाइट। इनके नाम देखो कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, इसी तरह से मिलते जुलते नाम है, तो आपको याद करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो पहला है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या होता है, हेमेटाइट में भी आप देखो कि ऑक्सीजन का ही जो है यहाँ पर संयोग हुआ है, ऑक्सीजन के साथ ही संयोग हुआ है, उसी के साथ केमिकल बॉन्डिंग हुई है, बट यहाँ पर जो ऑक्साइड बना है उसमें ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल है या 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर आयरन 3 थे, यहाँ पर आयरन कितने हैं, 2 हैं, तो ये भी ऑक्साइड है, ठीक है। अब ये जो ऑक्साइड है इसका रंग जो है होता है वो रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है, और लाल रंग का होता है। और इसमें जो आपके आयरन की मात्रा है, देखो अब इसके बाद जितने भी आयरन आपके आने वाले हैं जो ओर से, उन सभी में आयरन की मात्रा कम होती जाएगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मात्रा थी वो किस में थी, वो थी आपके मैग्नेटाइट में, तो ठीक है। तो दूसरा है आपका हेमेटाइट। हेमेटाइट इसे मैं हिंदी में लिख देता हूँ, हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है आपका ये भी रेड कलर का होता है और ऑक्साइड होता है। फिर दूसरा आता है लिमोनाइट। लिमोनाइट में आप देखोगे कि ऑक्साइड तो है, वही वाला ऑक्साइड है जो हेमेटाइट में था, यहाँ पर भी आप देखो Fe2O3, यहाँ पर भी Fe2O3, बट इसके साथ क्या है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जल के 3 अणु इसके साथ जुड़े हुए हैं, मतलब इसमें नमी की मात्रा होती है और इसी वजह से जो है ये चेंज हो जाता है, ठीक है। ये रेड कलर का होता है और ये रेड या फिर येलो कलर का, कभी कभी ब्राउन भी होता है, तो ये तीनों कलर में मिलता है, रेड, येलो और ब्राउन। सबसे ज़्यादा जो है वो येलो कलर में मिलता है, ठीक है। इसका नाम है लिमोनाइट। अगला है सीडेराइट। सीडेराइट जो है वो कार्बोनेट है। अब यहाँ पर देखो ये तीनों ऑक्साइड थे, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन और धातु का से मिलकर बनने वाला यौगिक, वो ऑक्साइड कहलाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ये कौन सा है, ये कार्बोनेट है, ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप दिख रहा है आपको, CO3। अब आप कहोगे कि भाई इसमें भी तो ऑक्सीजन है, तो ये भी ऑक्साइड होना चाहिए, बट इसमें ऑक्सीजन आयरन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये CO3 है, तो अगर आप इस अकेले को बोलोगे तो हम बोल सकते हैं कि ये कार्बन का ऑक्साइड है। CO3 क्या है, कार्बन का ऑक्साइड, बट जब वो आयरन से जुड़ेगा तो कार्बन जुड़ेगा आयरन से, मतलब अटैच कौन होगा, कार्बन और आयरन दोनों आपस में अटैच होंगे। ऑक्सीजन जो है वो किससे अटैच है, कार्बन से अटैच है, फाइन। तो ये ऑक्साइड नहीं है, ये कौन सा है, ये कार्बोनेट है। तो ये 3 जो है वो ऑक्साइड है, चौथा जो है वो कार्बोनेट है। और इसमें मिट्टी की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, ठीक है, मतलब ये केवल नाम मात्र का ही एक अयस्क है, इससे धातु का निष्कर्षण करना बहुत ही मुश्किल होता है, इस ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल होता है। ये मिट्टी के ही रंग का होता है क्योंकि ये मिट्टी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। फिर देखो तो अगला है आयरन पायराइड। अगला है आयरन पायराइड, ये सल्फाइड है, मतलब इसमें सल्फर अटैच है धातु के साथ। आप देखो कि S मतलब सल्फर और Fe मतलब जो है वो धातु, तो ये तीनों ऑक्साइड थे, ये कार्बोनेट है और ये कौन सा है, ये पायराइट है, मतलब इसमें सल्फर अटैच है धातु के साथ। इसका भी रंग ब्लैक होता है और ये किस में यूज किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें धातु की मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए धातु तो खैर जो मिलना है वो मिलेगी ही, बट इसका जो मेजर यूज है वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाने में, क्योंकि इसमें सल्फर जो है पाया जाता है और सल्फर जब बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन से उसकी रिएक्शन करा के हम क्या बना सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग जो है वो अम्ल बनाने में किया जाता है, H2SO4 बनाने में, वो एक अलग प्रोसेस है। तो यहाँ पर हमने देखे कि देखो ऐसे भी पूछा जाता है कि लोहे के जो अयस्क है वो आपसे पूछ लिया गया कि भाई लोहे का कार्बोनेट अयस्क लिखिए, ठीक है, तो कार्बोनेट अयस्क में फिर आपको यही नाम लिखना पड़ेगा बस, ठीक है, कौन सा, सीडेराइट।
अगर आपसे पूछा ऑक्साइड लिखिए तो ऑक्साइड में आप इन तीनों में से कोई सा भी लिख सकते हो, ठीक। और आपसे लिखा सल्फाइड वाला लिखो तो फिर आपको यही वाला लिखना पड़ेगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फाइन। तो इन रूपों में जो आपका धातु है, जो आपका लोहा है, वो जो है पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। फिर इसको हम डिगिंग करके, खदानों से खोद करके निकाल लेते हैं। अब खदानों से कैसे निकाला जाता है, देखो जरा। देखिए, खदानों से निकालने के लिए हमें पता है कि आजकल तो बहुत मॉडर्न टेक्निक्स आ चुकी हैं, कई तरह की मशीनरी हैं, ठीक है, बड़े बड़े एपरेटस हैं। और जहाँ पर भी पहले तो क्या होता है कि जीपीएस के थ्रू, ठीक है, ग्राउंड फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी जो होती है उसके थ्रू सैटेलाइट के द्वारा उस जगह पर, भाई सैटेलाइट लगातार धरती के चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो जैसे ही उनको कोई सिग्नल मिलता है कि इस एरियाज में जो है मेटल्स हैं या पाए जाने की संभावना है, तो फिर वहाँ पर जो है टीम भेजी जाती है। वो टीम वहाँ का सर्वे करती है, सर्वे में मिट्टी की और सभी चीज़ों की जांच करती है। अगर वहाँ पर पक्का हो जाता है कंफर्म कि यहाँ पर कोई मेटल है, तो फिर सारी मशीनरी को वहीं पर फिट कर दिया जाता है, प्लांट को वहीं पर ही लगा दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि इससे रिलेटेड जो मशीनरी है वो बहुत हैवी होती है, ठीक है। हमारे पूरे हाउस के बराबर की मशीनें होती है जो कि खदानों से, मतलब जो लोहे का एक्सट्रैक्शन करती है, धातु को बाहर निकाला जाता है, ठीक। अब मिलता क्या है कि जैसे मशीन ने पूरा का पूरा जो है मिट्टी से भरा हुआ, जैसे जेसीबी होती ना, वो इस तरह से पूरा उसने एक राउंड में मान लीजिए 2 या 3 टन मिट्टी उठाई। उस मिट्टी को फिर अलग अलग प्रोसेस करके उसमें से जो है आपका जो ओर है उसको अलग कर लिया जाता है पहले, ठीक। फिर ओर के अंदर जो मिट्टी है उसको अलग करने की दूसरी विधियाँ हैं। तो उन्हीं विधियों को अब हम पढ़ने वाले हैं कि भाई ज़मीन से आपने धातु तो निकाल ली अलग अलग मशीनों का उपयोग करके, ठीक है। अब उस अयस्क से जो आपने निकाला है, उस अयस्क से धातु को आप प्राप्त कैसे करोगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही लंबी और बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। तो आप देखो, अच्छा, अब उससे पहले मैं एक ये और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो बता देता हूँ कि जो आपका आयरन है उसके कुछ कमर्शियल नेम भी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था ना, उसका निक नेम आपको बताया था, तो वैसे ही कुछ व्यापारिक नाम है। व्यापारिक नाम क्या है? कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को बोला जाता है, कास्ट आयरन मतलब एक तरह का कच्चा लोहा ही होता है, उसे बोला जाता है ढलवा लोहा, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? ढलवा लोहा, जिसे ढाला जा सकता है, ठीक है। फिर दूसरा होता है रफ आयरन। रफ आयरन मतलब पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा। फिर आता है स्टील। स्टील का मतलब होता है कि आयरन प्लस कार्बन और प्लस दूसरे कई सारे छोटे छोटे अमाउंट में दूसरे सब्सटेंस होते हैं, सल्फर भी होता है, ठीक है, फिर थोड़ा सा सिलिकॉन भी होता है, चीज़ें मिलाकर, बट उसके जो बेसिक जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो आयरन और कार्बन, ठीक है। 98% आयरन होता है और 1.5 से लेकर के 2% तक जो है उसमें कार्बन होता है स्टील के अंदर, इस्पात, ठीक है। तो ये 3 रूपों में जो है लोहे का उपयोग किया जाता है। कास्ट आयरन मतलब ढलवा लोहा, रफ आयरन मतलब पिटवा लोहा और स्टील मतलब स्टील, ठीक है, इस्पात। इन तीनों रूपों में व्यापारिक स्तर पर जो भी आपको प्रोडक्ट बनाने हैं, कुर्सी, टेबल, बेंच, ठीक है, ब्रिज वगैरह, जहाँ जहाँ भी लोहे का यूज़ होता है वो इन तीनों ही रूपों में होता है, ठीक। फिर अगर हम बात करें कि यहाँ ये मिलता कहाँ पर है इंडिया के अंदर, खदानें कहाँ कहाँ पर है या प्लांट कहाँ पर है, तो देखो सबसे बड़ा तो भिलाई में है, ठीक है, भिलाई का इस्पात कारखाना सभी को पता है, ठीक। दूसरा है जमशेदपुर, जहाँ पर टाटा का बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, जहाँ पर स्टील को बनाया भी जाता है और उससे प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। फिर राउरकेला है, बोकारो है, ये प्लेसेस के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करने की ज़रूरत है, जो कि ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक। चलिए फिर अगला देखो, तो ये तो हो गई जगहों के नाम जो कि इंडिया में जहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन। अब देखो आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैंने कहा कि इन जगहों से लोहा अयस्क जो है वो प्राप्त किया जाता है, तो अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जहाँ से भी लोहा मिलता है वहीं पर उसका कारखाना लगा दिया जाता है, तो दोनों की जगह सेम ही है। जैसे मान लो भिलाई में आपको खदानें हैं या जमशेदपुर में आपको खदानें मिली, लोहे की खदानें मिली, ठीक है, तो फिर क्या आप प्लांट उससे दूर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है,
प्लांट को भी कहाँ लगाया जाएगा, वहीं पर उसके आसपास के एरिया में, ठीक है। तो इसलिए दोनों की जो प्लेस होती है वो लगभग सेम ही होती है। कुछ स्पेशल कंडीशन है जहाँ पर हो सकता है वहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं हो तो प्लांट दूर भी हो सकता है, बट ज़्यादातर केसेस में जहाँ पर भी आपको खदानें मिली उसके आसपास के एरिया में ही वो प्लांट लगा दिया जाता है, ताकि उसके जो एक्सट्रैक्शन का कॉस्ट है, जो खर्चा है, वो कम हो सके। फाइन, चलो तो अब हम चलते हैं कि पृथक करने की विधियाँ, मतलब सेपरेशन मेथड, कि भाई जो मिट्टी, लोहा, जो भी आपको जो कुछ भी मिला है वहाँ से, ज़मीन के अंदर से, उससे अब आप धातु कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। तो चलो अब इसको शुरू करते हैं। तो उसके कई सारे स्टेप होते हैं। देखो, पहले तो भौतिक विधियों के द्वारा, मतलब फिजिकल मेथड के थ्रू उसको अलग करने की कोशिश की जाती है और उसको अलग किया भी जाता है। जैसे कि फिजिकल मेथड मतलब क्या हुआ कि बड़े बड़े फिल्टर्स होते हैं जिनसे कि सीप्स लगी होती, छन्नियाँ होती हैं, जिनसे कि उनको मिट्टी को छाना जाता है। सबसे पहले तो क्या किया जाता है कि जो भी आपका मटेरियल मिला है, ठीक है, जो भी मशीनों ने मटेरियल ला के दिया है, उसको क्रशर और ग्राइंडर में डाल दिया जाता है। मतलब बड़ी बड़ी जो हमारे घर में मिक्सर्स होते हैं ना, वैसे मिक्सर्स और ग्राइंडर्स होते हैं जिनमें कि उन मटेरियल्स को डाल दिया जाता है। जो चूँकि बड़े बड़े पीसेस में होते हैं तो उनको छोटे छोटे प्रोसेस करने लायक टुकड़ों में वो मशीनें जो है वो तोड़ देती है। मान लो इतना बड़ा टुकड़ा है तो उसके छोटे छोटे कई सारे टुकड़े मशीन कर देती है, जिसकी वजह से आगे की प्रोसेस में आसानी होती है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पृथक करने की विधियों में, सेपरेशन मेथड में या एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में पहला जो नंबर आता है वो होता है क्रशर और ग्राइंडर्स का। जो मशीनें हैं उनके द्वारा बड़े बड़े अयस्कों के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। ये पहली बात हो गई। अब चूंकि उसके अंदर क्या है, लोहा है, इसलिए उसका सेपरेशन जो है वो दो तीन विधियों से किया जा सकता है। पहला जो है वो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा उसको पृथक किया जाता है। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के थ्रू उसको पृथक किया जाता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण विधि के द्वारा। कैसे पृथक किया जाता है, देखो, जो भी मिट्टी और अयस्क, उनके छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनको पानी से भरे हुए टैंक में डाल दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके का टैंक होता है और जो भी आपके मिट्टी या अयस्क के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको इस टैंक के अंदर डाल दिया जाता है। तब होता क्या है कि थोड़ी देर के बाद जो मेटल है वो हैवी होता है, मिट्टी से भारी होता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, ग्रेविटी के थ्रू वो कहाँ पर आ जाता है, बॉटम में सेटल हो जाता है। धातु मतलब जो अयस्क है वो आपका कहाँ पर आ जाता है, जो भी आपका कंटेनर है, जो भी आपका पात्र है, उसके बॉटम में, उसकी तली में जाकर के बैठ जाता है और मिट्टी जो है वो पानी में घुल जाती है और उस पानी को फिर निथार करके, ठीक है, मतलब इस तरह से यहाँ पर एक वाल्व होता है, उसमें उसको कंटेनर को इस तरह से टेढ़ा किया जाता है ताकि पूरा जो पानी है वो बाहर निकल जाता है और फाइनली जो अयस्क है वो हमको यहाँ से मिल जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण विधि के द्वारा कुछ नहीं करना है, क्या करना है, केवल अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो मशीनों द्वारा और फिर उसको पानी के बड़े बड़े टैंक में डाल दिया जाता है, जिससे कि कुछ देर के बाद जो मिट्टी होती है वो जो है पानी में घुल जाती है, या फिर जो धातु होती है वो पानी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे जाकर के बैठ जाती है, क्योंकि लोहा तो भारी होता है तो वो नीचे जाकर बैठ जाता है और इस तरह से उनको वहाँ पर सेपरेट कर लिया जाता है, ठीक। फिर देखो, फिर क्या किया जाता है कि यहाँ से जैसे मान लो कि मैक्सिमम अमाउंट में जो आपकी क्ले थी, जो मिट्टी थी, वो यहाँ से निकाल ली जाती है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मिट्टी होगी उसके अंदर पहले में, फर्स्ट राउंड के अंदर, तो मिट्टी को सबसे पहले पृथक कर लिया जाता है। अब जो इसके अंदर बचा है ये क्या है, अयस्क है, मतलब ओर है, ठीक है। इस ओर में क्या है, अब 70% आयरन है, प्लस इसके अंदर अभी भी मिट्टी बची हुई है जो कि उससे अयस्क से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो वो मिट्टी बची हुई है, मतलब केवल 30% मिट्टी बची हुई है, बाकी की मिट्टी हमने निकाल दी है। तो अब फिर इसमें से ये जो मिट्टी है, ये जो इम्प्योरिटी है, इसको भी अलग किया जाता है। अब उसको कैसे अलग किया जाता है कि इसे फिर से सूखा करके, ठीक है, ये जो पानी में गीला हो गया है तो इसको सुखाया जाता है, बड़े बड़े मतलब वहाँ पर जो है जगह की तो कोई कमी है नहीं, तो फैला दिया जाता है ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर, और उसको सूखा लिया जाता है, ठीक। सूखने के बाद फिर से इसे क्रशर में डाला जाता है, फाइन क्रशर्स मतलब इसके बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े वो कर देता है, ठीक है। फाइन क्रशर्स में इसको डालकर इसका एक तरह से ऑलमोस्ट पाउडर बना लिया जाता है, ऑलमोस्ट, ठीक है। पाउडर बना करके फिर क्या किया जाता है, इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में हमने क्या किया, मिट्टी को, ज़्यादातर जो मिट्टी है उसको अलग कर दिया,
फिर उसको फिर से क्रश करके फिर से उसको बारीक पाउडर बना करके, ऑलमोस्ट पाउडर बना करके, और जो है उसको अब मैग्नेटिक सेपरेशन के हम उसमें डाल देते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन, चूंकि लोहा है तो चुंबक जो मैग्नेट है वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, और जो मिट्टी है वो आपकी जो है निकल जाएगी और लोहा अलग हो जाएगा। कैसे होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, अब वो देखो। तो देखो ये भी बहुत ही सिंपल है, बट इसका जो यूज़ है केवल वो किसके लिए किया जा सकता है, आयरन के एक्सट्रैक्शन के लिए, मतलब लोहे के निष्कर्षण के लिए ही आप जो है चुंबकीय विधि का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि लोहा और चुंबक जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो कैसे किया जाता है, देखो जरा कि यहाँ पर एक कन्वेयर बेल्ट होता है। कन्वेयर बेल्ट सभी लोग समझते हैं, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट का मतलब इस तरह से घूमने वाली एक बेल्ट होती है, जिसके ऊपर मान लीजिए यहाँ से ये आपका हॉपर है, ठीक है। इस हॉपर के अंदर जो है वो जो पाउडर आपने किया हुआ है वो पाउडर डाल दिया जाता है, फाइन पाउडर जो क्रश करके आपने इसके अंदर डाल दिया। भाई जैसे हम जाते हैं ना चक्की पे गेहूं के लिए, गेहूं पिसवाने के लिए, तो वो उसमें गेहूं डाल देता है वो हॉपर के अंदर, और फिर वो अंदर धीरे धीरे गिरता रहता है। तो सेम वहाँ पर भी यही है कि ये जो हॉपर है इसके अंदर आपने पाउडर डाल दिया। कौन सा पाउडर, जो हमने ओर का पाउडर बनाया क्रश करके, ठीक। अब ये धीरे धीरे यहाँ से इस बेल्ट के ऊपर गिरता रहता है, और ये बेल्ट जो है कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, घूमती रहती है, ठीक है। ये बेल्ट किस तरह से घूम रही है, इस तरह से। ये जो व्हील लगे हुए हैं इस बेल्ट के अंदर, ये व्हील इसको घुमाते रहते हैं, तो ये बेल्ट पूरी की पूरी इस तरह से घूमती रहती है, ठीक है। आप थोड़ा सा इमेजिनेशन करोगे तो आपको समझने में आसानी होगी कि ये बेल्ट इस तरह से घूम रही है और कंटिन्यूसली उसके ऊपर ये मटेरियल गिर रहा है। तो ये मटेरियल जो है गिरते ये बेल्ट इसको इधर यहाँ पर लेकर आती है, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर कि देखो जरा, यहाँ पर लगा होता है चुंबक, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, बहुत ही पावरफुल मैग्नेट होता है। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या किया, एक हॉपर के अंदर पाउडर को डाल दिया, ओर का पाउडर बना करके, फाइन। अब ये धीरे धीरे इस बेल्ट के ऊपर गिर रहा है, और ये कन्वेयर बेल्ट जो है लगातार घूम रही है, ठीक है। अब घूमते घूमते जब ये मटेरियल इस चुंबक के नीचे आता है, इस मैग्नेट के नीचे आता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इस मैग्नेट के नीचे जैसे ही आता है तो उस पाउडर के अंदर से जो आयरन के पार्टिकल्स है उसको जो मैग्नेट है ये आपका अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। इस तरह से ये जो पार्टिकल है इस मैग्नेट से चिपक जाते हैं, और बची इसमें क्या, मिट्टी और इम्प्योरिटीज। तो वो मिट्टी जो है वो नीचे यहाँ पर एक कंटेनर लगा होता है, उस कंटेनर में आकर के इस तरह से गिर जाती है, ठीक है। यहाँ पर मिट्टी मतलब अशुद्धि आ गई, ठीक। और जो आपका आयरन के पार्टिकल्स थे, या जो आपका अब केवल ओर जो बचा है, ठीक है, वो ओर कहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है। मतलब कि इस ओर के अंदर, उस अयस्क के अंदर जितनी भी भौतिक अशुद्धियाँ थी, मिट्टी, धूल वगैरह, उन सभी को हमने अलग कर दिया है। अब उसके अंदर जो रासायनिक अशुद्धियाँ हैं, ठीक है, उनको दूर करने का नंबर आ गया है। देखो क्योंकि ओर का फॉर्मूला क्या था, Fe3O4, यही फॉर्मूला था। मतलब आयरन के साथ क्या अटैच है, ऑक्सीजन अटैच है। तो इसलिए अब आयरन, हमको तो क्या चाहिए, केवल आयरन चाहिए, केवल लोहा चाहिए, तो मतलब इस ऑक्सीजन को भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ रासायनिक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, केमिकली बॉन्डेड है वो, तो उसे भौतिक विधियों द्वारा मतलब फिजिकल मेथड के थ्रू उसको हटाया नहीं जा सकता है। तो उसको अब हम क्या करेंगे, केमिकली या दूसरी एडवांस जो प्रोसेस है उनके थ्रू उसको हटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो की जो मेथड है पूरी, ये सब फिजिकल मेथड है, मतलब कि मिट्टी, धूल वगैरह को हटाने के लिए ये विधियाँ उपयोग में की जाती हैं। पहली है गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन, मतलब जिसमें कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ओर को मिट्टी से अलग किया जाता है। दूसरी है चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, जिसमें चुंबक के द्वारा जो है ओर को अलग कर लिया जाता है। अब देखो यहां तक हो गया सबको। अब ये जो चुंबक के ऊपर जो लोहा लगा हुआ है, ये अब है प्योर Fe3O4, मतलब इनमें से कोई सा भी और ले सकते हैं। अब ये शुद्ध Fe3O4 है, मतलब अब ये मैग्नेटाइड है, इसमें ना तो मिट्टी है, ना धूल है, ना दूसरी किसी भी तरह की कोई रेत वगैरह कुछ नहीं है। जितनी भी फिजिकली जो इम्प्योरिटी थी वो सब इसमें से हमने हटा दी। अब इसके अंदर सिर्फ क्या बचा हुआ है, ऑक्सीजन बचा हुआ है। उस ऑक्सीजन को अब हमको हटाना है, ठीक है। तो अब उस ऑक्सीजन को हटाने के लिए इस ओर को जो है हम ट्रीट करते हैं, उसको अब हम आगे प्रोसेस करने के लिए किस में डालते हैं, वात्या भट्टी में, मतलब कि ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, जो कि एक अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के अंदर जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ब्लास्ट फर्नेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके टेम्परेचर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और उसमें होता क्या क्या प्रोसेस है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब टोटली ये ब्लास्ट फर्नेस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या होता है, अब क्या किया हमने कि जो आपका ओर है, यहाँ पर देखो ओर जो आपका यहाँ से मिला है और उसमें मिलाया जाता है कोयला, ठीक है, मतलब कोक। कोयला क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि भट्टी में जो जलेगा वो क्या होगा, कोयला होगा। तो उस कोयले को मिलाया जाता है ताकि वो इस ऑक्सीजन को इसके अंदर से निकाल सके। कोयला मिलाया जाता है और फिर उसके साथ लाइम स्टोन मिलाया जाता है, ठीक है, मतलब चूना पत्थर मिलाया जाता है। तो ओर के अंदर दो चीज़ें मिलाई जाती है, ठीक है। ओर का पाउडर तो है ही ऑलरेडी, उस पाउडर में कोयले का पाउडर मिला दिया जाता है, मतलब कोयला बारीक पीसकर मिला दिया जाता है, साथ ही में उसके अंदर चूना पत्थर जो कि उसमें स्लैग का काम करता है, मतलब फ्लक्स का काम करता है, जो बची हुई अशुद्धियों के साथ जो है जुड़ जाता है। तो दो चीज़ें इसमें हमको मिलानी है, आयरन का ओर प्लस कोयला, और तीसरा जो है वो चूना पत्थर मतलब लाइम स्टोन। फाइन, चलो अब क्या किया, इनका पाउडर बना करके ये भट्टी के अंदर हम डालते हैं। ये जो भट्टी होती है ये 100 से 120 फीट ऊंची होती है। कितनी ऊंची होती है? 100 से 120 फीट ऊंची होती है, ठीक। अब ये बनी किसकी होती है? ये भट्टी जो है वो स्टील की बनी होती है, इस्पात की बनी होती है, ठीक है। तो ये मेड ऑफ है किससे? स्टील से, इस्पात से। अब होता क्या है इसमें जरा देख लो एक बार फिर से कि इसकी हाइट जो है वो 100 से 120 फीट है, और इसका जो डायामीटर है मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो होती है 3 से 4 मीटर। 3 से 4 मीटर या कभी कभी 5 मीटर, जैसा भी अमाउंट होता है वहाँ मटेरियल का, उसके हिसाब से ये छोटी बड़ी भी हो सकती है। तो बट इसकी जो एवरेज हाइट है वो होती है 100 से 120 फीट। इसकी जो मोटाई है, जो व्यास है, वो होता है 4-5 फीट का मीटर का। फिर उसके बाद में अब देखो क्या क्या चीज़ें, और इसके अलावा इसके अंदर ये जो स्टील का जो इसका बॉडी है, इस स्टील की बॉडी के अंदर की तरफ ईंटें लगाई जाती है, ठीक है। ईंटें इस तरह से अंदर से ईंटों की जुड़ाई कर दी जाती है, ठीक, क्योंकि ईंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा गर्मी को सहन कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी वो तो आग में तप के ही बनी होती है ना। तो स्टील और आग जो अंदर जल रही है उसके अंदर ईंटें होती है, तो उन ईंटों से भी यहाँ पर अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं हम लोग, अदरवाइज स्टील पर उस टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ने लगता है। तो यहाँ पर अंदर से ईंटों की जुड़ाई कर दी हमने, ठीक है, ये जुड़ाई हो गई। अब इस जुड़ाई के बाद क्या किया, इन ईंटों के ऊपर हमने चूना पोत दिया, मतलब कि चूने से उनको कवर कर दिया, ताकि जो हमारा मटेरियल है वो उसके साथ कोई रिएक्शन ना कर सके। फाइन भाई, मिट्टी के अंदर, ईंट के अंदर कोई भी दूसरी इम्प्योरिटी है तो वो उसके अंदर ना आ सके, इसलिए उसको हमने कवर कर दिया किससे? चूने से, चूना पोत दिया अंदर की तरफ। इतनी चीज़ समझ में आ गई। स्टील से बनी हुई है, स्टील के अंदर ईंटें लगी हुई है, ईंटों के ऊपर चूना पोता हुआ है। और अब क्या करते हैं, जो पाउडर हमने लिया है ये, इसको ऊपर से डाला जाता है, ठीक है। मतलब पहले के टाइम पर तो मजदूर लोग यहाँ पर खड़े होकर, वर्कर, और ऊपर से वो जो आती ना आपका तगारी जिसे बोला जाता है, उससे डालते थे, ठीक है। आजकल तो मशीनें आ गई सारी, तो मशीनों से डाला जाता है ऊपर से। तो जैसे यहाँ पर एक कप और कोन का अरेंजमेंट होता है, मतलब लिमिटेड अमाउंट में ही ओर को जो है अंदर डाला जाता है। अब मशीन चाहे उसमें कितना भी भर दे, बट अंदर से वो उतने ही अमाउंट में निकलेगा जितना आप उसको सेट कर दोगे एक बार, ठीक है। तो कप और कोन का अरेंजमेंट होता है, या यूं कहे कि एक वाल्व होता है जिससे कि एक सीमित मात्रा में अयस्क, कोयले और चूना पत्थर का पाउडर अंदर डाला जाता है, ठीक। अब देखो इस भट्टी को गर्म कैसे किया जाता है? गर्म हवा के द्वारा, हॉट एयर के थ्रू। ये जो हॉट एयर है ये कहीं दूसरी जगह आग जलाकर वहाँ से गर्म करके हवा को पाइप के थ्रू यहाँ पर लाया जाता है, और इन वाल्व के थ्रू दोनों तरफ से भट्टी के अंदर छोड़ा जाता है, ठीक है। ये हवाएं नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, गर्म हवा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, जिससे कि नीचे का तापमान सबसे ज़्यादा होगा और ऊपर का तापमान सबसे कम होगा। अब जो अयस्क ऊपर से आ रहा है वो आप देखोगे कि भट्टी की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो अलग अलग तापमान के क्षेत्रों से होता हुआ आता है। सबसे ऊपर 400 डिग्री का तापमान है, फिर 800 डिग्री का, फिर 1500, फिर 2000, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग तापमान के क्षेत्र से आने के कारण उसमें
ऑक्सीजन जो उसमें उपस्थित है वो जो है वहाँ से निकल जाती है, और फाइनली जो अशुद्धियाँ हैं वो जो हमने देखो, कोयला तो क्या काम करेगा, उसको जलाने का काम करेगा, जलाएगा तो उससे तापमान बढ़ेगा, और जो चूना पत्थर हमने डाला था वो किसका काम करेगा, वो काम करेगा फ्लक्स का। मतलब फ्लक्स का मतलब कि जिसे हम गालक बोलते हैं हिंदी में, उसका काम होता है कि अशुद्धि के साथ जुड़ करके और धातु मल बनाना, मतलब स्लैग फॉर्मेशन करना। भाई जो अशुद्धि है उसको भी तो किसी के साथ अटैच करना है, नहीं तो वो तो फिर भट्टी में जमा हो जाएगी नीचे। तो धातु जो है और जो अशुद्धि है वो ऊपर से नीचे तक आते आते दोनों अलग हो जाती है। ठीक है, अशुद्धि जो है आपकी वो किसके साथ जुड़ जाती है, लाइमस्टोन के साथ, और जो प्योर धातु है, जो लोहा है, वो कहाँ पर गिर जाता है, भट्टी में सबसे नीचे पिघली हुई अवस्था में, मोल्टेड है, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा है तो लोहा यहाँ नीचे जमा होने लगता है, और चूंकि जो स्लैग है, जो अशुद्धि है, वो लोहे से हल्की होती है, इसलिए वो उसके ऊपर जमा हो जाती है। तो उस अशुद्धि को अलग कर दिया जाता है। बड़े बड़े मतलब वाल्व होता है कि भट्टी के अंदर, तो वाल्व से अशुद्धि अलग निकल जाती है और जो पिघला हुआ लोहा है वो अलग निकल जाता है। इस तरह से इस वात्या भट्टी के अंदर जो है आपका जो शुद्ध लोहा है वो प्राप्त कर लिया जाता है। कहाँ पर, नीचे के अंदर, मतलब उसमें से जो ऑक्सीजन है वो भी यहाँ पर बाहर निकाल दी गई। ठीक है, इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है जिसमें लोहे को ज़मीन से निकालने से लेकर शुद्ध लोहा प्राप्त करने तक। अब इससे फिर आप कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, इस तरह से लोहे का या धातु का निष्कर्षण होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वात्या भट्टी से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं कि इसके टेम्परेचर पूछे जाते हैं कि भाई सबसे नीचे का टेम्परेचर कितना होता है या सबसे ऊपर का टेम्परेचर कितना होता है। इस तरह के टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फिर यहाँ से ओर्स के नाम वगैरह आपको पूछे जाएंगे, और जगह जहाँ पर मिलता है वो पूछा जा सकता है। ठीक, और ये जो आयरन की बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो तो खैर आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक, तो इस तरह से लोहे का निष्कर्षण जो है वो किया जाता है। फाइन, चलिए, तो अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। ये टॉपिक हमारा कवर हो चुका है।